Hello everyone, how are you all? Hope so doing good. Welcome to our classes. So today we are going to discuss our next topic of unit organizing, that is the type of organizational structure. Already we have discussed that the organizing meaning, organizing process, organizing importance, and in the last video we covered that the meaning of the organizational structure. Organizational structure is totally based upon the span of management. What do you mean by span of management? Span of management is that the a superior have एक सुपीरियर है वो कितने पर्सन को अपने नीचे रख सकता है, दैट इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और अगर आप लोगों को वो वीडियो कवर हुई थी, अच्छे से समझ में आया था, तो मुझे ज़रूर बताइएगा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कंसेप्ट किन्होंने दिया है। ओके सो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? देखो, हम एक ऑर्गेनाइजेशन को अलग अलग बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बेस के ऊपर, मार्केट को प्रोडक्ट के बेस के ऊपर डिवाइड करते हैं। कभी हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शन के बेस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। कभी हम लोग डिवीज़न के बेस के ऊपर, लाइक एरिया के बेस के ऊपर ईस्ट डिवीज़न, नॉर्थ डिवीज़न, अलग अलग बेस पे डिवाइड करते हैं। सो देयर आर द मैनी बेसिस ऑफ डिवाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो देयर आर बेसिकली टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज कवर्ड इन योर सिलेबस, that is the functional organizational structure, second is the divisional organizational structure. So in the functional organizational structure we cover the we divide the organization on the basis of major function। हम मेजर फंक्शन के बेसिस के ऊपर एक ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। वाइल इन द डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वी डिवाइड द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं। सो वी आर टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द टॉपिक दैट इज द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वॉज डिवाइज्ड बाय द F.W. टेलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके, जो आप अगर देखो आप 12th के अंदर हैं तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी कोई ना कोई देंगे, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल चीज़ आने वाली है। जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, दिस इज गिवन बाय द F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। द फुल फॉर्म इज फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ओके सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द आइडियल स्ट्रक्चर फॉर ए, ये किसके लिए अच्छी स्ट्रक्चर है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एमएनसीज के लिए, बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नॉन ऑफ द हो के लिए। जानने के इच्छुक तो बहुत होंगे, तो टॉपिक को बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है? जहाँ पे प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन को बांटा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग, सेल, परचेज, फाइनेंस, इनके बेस के ऊपर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हो। इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ऊपर BODs है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उनके नीचे कौन है, CEO है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बांट रहे हो, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट क्रिएट किए, और वो डिपार्टमेंट कौन से हैं जो हमने बिजनेस के अंदर काम करने होता है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट, रिसर्च डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ मेजर फंक्शन, जो भी हम लोगों ने काम करने हैं उन काम के बेसिस के ऊपर हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। सेल्स वाले के अंदर कस्टमर सर्विसेज पे आ जाएगी, ई-कॉमर्स पे आ जाएगा, ये सभी को संभालेगा सेल डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन का काम संभालेगा। ओके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, प्रोडक्ट की कुछ असेंबली करते हैं। मतलब कि जैसे आप लोग मोबाइल फ़ोन देखते हैं, तो मोबाइल फ़ोन जब प्रिपेयर होता है तो उसकी बॉडी अलग प्रिपेयर होती है, उसकी बैटरी अलग प्रिपेयर होती है, चिप अलग प्रिपेयर होती है, सिम अलग प्रिपेयर होती है। तो चारों चीज़ों को मिला दिया जाता है तो वो प्रोडक्ट असेंबली होती है। कोई कंपोनेंट बनाता है, कोई क्वालिटी को कंट्रोल करता है। तो ये सभी किसके अंडर वर्क करेंगे, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर क्या आएगा, रिक्रूटमेंट आएगी, सिलेक्शन आएगी। आप लोग फर्दर यूनिट पढ़ोगे, जो यूनिट नंबर 3 दैट इज़ द स्टाफिंग, उसके अंदर आप लोगों को पढ़ोगे कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो पैसे को संभालेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को संभालेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को संभालेगा। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, उनको हैंडल किया जाएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट में। R&D वर्क किए जाते हैं और परचेज के ऊपर। तो मेजर फंक्शन के ऊपर आपने ऑर्गेनाइजेशन को बांटा, इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है, जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज़ की ग्रुपिंग कर रहे हो। मतलब जो सिमिलर काम थे, जैसे कि जितना भी बनाने वाला काम था वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दे दिया। एम्प्लॉय से रिलेटेड जितना भी काम है, रिक्रूटमेंट का, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, डेवलपमेंट का,
वो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को दे दिया। सो ये वाले क्या होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होती है, जहाँ पे आप एक्टिविटीज़ को ग्रुप करते हो सिमिलर नेचर के बेस के ऊपर, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का नेम बोलते हैं। यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट आप लोगों के काम कर रहे हैं वो किसके लिए अकाउंटेबल हैं, ये जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं ये सीओ के लिए और सीओ बीओडीज के लिए अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब आंसरेबल है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो कोऑर्डिनेटिंग हेड संभाल रहा है। हम कैसे एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले जितने भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको अलग अलग फंक्शन में बांट लेते हैं। लाइक हमने मार्केटिंग का काम करना है, हमने परचेज का करना है, हमने सेल का करना है, फाइनेंस का करना है। देन हर फंक्शन क्या दे दिया जाता है, एक स्पेशलिस्ट पर्सन को दे दिया जाता है परफॉर्म करने के लिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बना दोगे, परचेज डिपार्टमेंट का हेड बना दोगे, सेल डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाएगा। हर फंक्शन एक स्पेशलिस्ट क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। द फंक्शनल हेड इज इन द चार्ज ऑफ एक्टिविटीज़, और उसका एक हेड बना दिया जाएगा। ठीक है, वो अपने अपने हेड को संभालेगा। और ये सभी हेड क्यों काम कर रहे हैं, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्यों काम कर रहे हैं, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखो आपको पता ही है कि कॉमर्स से हैं तो हमें हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान भी पता होने चाहिए। एडवांटेज क्या होगी इस ऑर्गेनाइजेशन की, पहला हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। कैसे मिलेगा, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा जो हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल दिए, देयर आर द टोटल 14 प्रिंसिपल गिवन बाय द हेनरी फ्योल। उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया है, दैट इज द डिवीजन ऑफ वर्क। याद है ना, डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल दिया है। तो जो डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल दिया गया है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप पूरे ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दो, जो पर्सन जिसके अंदर अच्छा है उसको वो काम दे दो, जिससे स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा। हम यहाँ पर भी तो वही करने हैं, हम अलग अलग फंक्शंस के बेस के ऊपर डिपार्टमेंट बना रहे हैं। जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलिस्ट है उसको वो डिपार्टमेंट सौंप दिया जा रहा है, जिससे उसकी स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है उसको सारी परचेज की नॉलेज हो जाएगी, एक प्रॉपर पर्सन होगा उसको सेल की नॉलेज हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो अपने एक फंक्शन के ऊपर ही फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या करता है, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को क्रिएट करता है। सेकंड क्या किया जाता है, यहाँ पर बेटर कोऑर्डिनेशन की जाती है। कैसे बेटर कोऑर्डिनेशन की जाती है, ध्यान से समझना। अब देखो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, परचेज की, सेल की, फाइनेंस की, ये सब काम किसके लिए कर रही हैं, ये सब काम किसके लिए कर रही हैं, फर्म के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है कि हमारा गोल अचीव हो जाए। तो इससे क्या होता है, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं ना, जो ये सीईओ होता है, सीईओ है जो वो क्या करता है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, ताकि गोल क्या हो सके, अचीव हो सके। ठीक है, तो इट प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन ए डिपार्टमेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी इन द टास्क बीइंग परफॉर्म। देन थर्ड, स्कोप फॉर ए ग्रोथ। यहाँ पे ग्रोथ करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। क्यों आसान होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमें लग रहा है कि परचेज डिपार्टमेंट की ग्रोथ होनी चाहिए तो उनकी ग्रोथ के ऊपर हम फोकस कर लेंगे, तो बाकियों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, देखो एक और आप यहाँ पे पर्सन स्पेशलिस्ट होगा, अपने अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करे वो प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट हो जाएगा, जो सेल में काम करे वो सेल में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। इससे उनकी ग्रोथ के क्या होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पेशलाइजेशन होगी तो आपकी ग्रोथ के भी ज़्यादा क्या होंगे, चांसेस होंगे। इससे इनकी क्या होती है, एफिशिएंसीज इंक्रीज होती हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। यहाँ पर किसी भी काम की डुप्लीकेशन नहीं होती है, ध्यान से समझना। देखो अब परचेज का काम है वो परचेज डिपार्टमेंट ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट का काम सेल डिपार्टमेंट ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, तो इससे कोई भी एक्टिविटीज़ दोबारा नहीं हो रही हैं। ये पॉइंट आपको और अच्छे से क्लियर तब हो जाएगा जब आप लोग कल डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, वहाँ पे आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर डुप्लीकेशन नहीं है और वहाँ पर डुप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन नहीं है, परचेज का काम एक ही पर्सन कर रहा है, सेल का काम एक ही पर्सन कर रहा है, तो मिनिमम डुप्लीकेशन होगा जिससे हमें फ़ायदा होगा। इट मेक द ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय ईजियर। यहाँ पर ट्रेनिंग देना आसान होगा। देखो कैसे आसान होगा, क्योंकि अगर मुझे लगता है भाई ना मुझे मेरे ना थोड़े से फाइनेंस वाले जो पर्सन है वो थोड़े वीक है, तो मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है, तो मैं प्रॉपर फाइनेंस डिपार्टमेंट को ट्रेनिंग दूंगी, मुझे बाकी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट को कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इससे ट्रेनिंग देना क्या होता है, आसान होता है। सारे फंक्शंस के ऊपर पूरा अटेंशन दिया जाता है।
इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का हमें फ़ायदा मिलता है क्योंकि वेस्टेज कम होती है, मनी की वेस्टेज कम होती है, टाइम की वेस्टेज भी क्या होती है, कम होती है। अच्छे से सुपरविजन कर लेते हैं हर कोई अपने डिपार्टमेंट को। और केस स्टडी इसके अंदर कैसे पूछी जा सकती है, आपकी केस स्टडी के अंदर ये आ सकता है कि नेम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच द नो डुप्लीकेशन इज वर्क। तो डुप्लीकेशन नहीं होती तो आप लोगों ने बताना है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देना। इसके बेस के ऊपर काफ़ी बारी केस स्टडी पूछी जा सकती है, या फिर सीधा ही लिख दिया जाएगा कि एक बड़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने क्या करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को परचेज सेल डिपार्टमेंट के बेस के ऊपर डिवाइड किया, तो बताओ ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो फिर आपको बताना होगा कि ये फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। जैसे ही यूनिट कंप्लीट हो जाएगी हम इसके केस स्टडी भी करेंगे, तो आप लोग प्रिपेयर है ना केस स्टडीज़ के लिए भी, और टॉपिक क्लियर होगा तभी केस स्टडी हो पाएंगे। अब फायदे हैं तो भी नुकसान भी तो होंगे, क्योंकि एक कॉइन को चालोगे तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हर चीज़ के दो साइड्स होते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। नेगेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, हर कोई क्या करेगा, अपने अपने डिपार्टमेंट को देखेगा। परचेज डिपार्टमेंट अपने को देख रहा है, सेल डिपार्टमेंट अपने को देख रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी एफिशिएंसी चाह रही है। वो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं कर रहे, वो ओवरऑल एंटरप्राइज का जो मेन मकसद है ना, उसको तो इग्नोर कर रहे हैं, बस अपने अपने डिपार्टमेंट को सुधारे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्या फोकस किया जाता है, बहुत कम फोकस किया जाता है। ओके, सेकंड क्या आता है, इट में लेड टू द प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। देखो अब फंक्शनल डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट आपस में देखो, सब कोई अपने आप को सुपीरियर समझेगा, परचेज डिपार्टमेंट अपने आप को सुपीरियर समझेगा, मार्केटिंग अपने आप को सुपीरियर समझेगा, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम क्या आ जाती है, कभी ना कभी आ जाती है। इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्टेड हो जाते हैं। कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, जैसे कि सेल डिपार्टमेंट कहेगा भाई मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट कहेगा मुझे ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है, और तो इनके बीच में क्या हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। या फिर परचेज डिपार्टमेंट कोई और पॉलिसी अपनाना चाहता है परचेज के लिए, लेकिन सेल डिपार्टमेंट कह रहा है भाई तो ऐसे माल मत बना, तो क्लैशेज हो जाते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो ये क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ओके, क्योंकि हर कोई अपना अलग अलग कहेगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट क्या कहेगा भाई कॉस्ट कम से कम है, परचेज डिपार्टमेंट कहेगा भाई कॉस्ट कम कहाँ से, प्रोडक्शन करेंगे तो कॉस्ट तो आएगी ना, है ना। तो सेल डिपार्टमेंट कहेगा कि ये माल ऐसे नहीं ऐसे प्रिपेयर होना चाहिए था। तो ये वो जो डिपार्टमेंट है ये आपस में क्या, सारे इंटरडिपेंडेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अगर अच्छी परचेज नहीं होगी तो अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी, अच्छी प्रोडक्शन नहीं होगी तो अच्छी सेल नहीं होगी, अच्छी सेल नहीं होगी तो अच्छा फाइनेंस नहीं आएगा, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी के आइडियाज़ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर सीईओ ने कोई डिसीज़न लेना है तो वो अकेला डिसीज़न नहीं ले सकता, उसको 5-6 डिपार्टमेंट की क्या ज़रूरी होती है, हामी की ज़रूरत होती है। तो इससे क्या होता है कि डिसीज़न क्या चला जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर सेल कम हुई तो क्या किसी को आप रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, सेल डिपार्टमेंट को ठहराओगे, सेल डिपार्टमेंट कहेगा भाई मुझे तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं करके दिया था, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना ब्लेम उसके ऊपर दे देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा भाई मैंने प्रोडक्शन अच्छा इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे पास परचेज ही है, परचेज डिपार्टमेंट ने गलत रॉ मटेरियल परचेज करके दिया था, परचेज डिपार्टमेंट कहेगा भाई मेरे पास फाइनेंस इतना नहीं था। तो एक दूसरे के ऊपर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करते जाओगे। सो किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होगी, सारे क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ब्लेम करेगा। तो कुछ फ़ायदे भी थे, कुछ नुकसान भी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है सुटेबिलिटी। इस सुटेबिलिटी के बेस के ऊपर भी आपकी केस स्टडी आ सकती है। फॉर एग्जांपल एक बड़ा सारा पैराग्राफ लिख रखा है, वहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख रखी है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत छोटी है। अगर देखो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आप लोग ये वाली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अपना सकते हो, ओके। लेकिन अगर बिग हो जाएगी, मतलब कि आप 4-5 चीज़ों के काम कर रहे हो, मेटल का भी काम कर रहे हो और प्लास्टिक का भी काम कर रहे हो, ज्वेलरी का भी काम कर रहे हो, तो बहुत सारे काम कर रहे हो, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा कि एक ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ये तब पॉसिबल होती है जब ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, छोटी होती हैं, और जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि परचेज डिपार्टमेंट को अपनी स्पेशलाइजेशन होगी, स्मॉल को अपनी स्पेशलाइजेशन होगी। तो जो आपको लोगों ने वो क्वेश्चन देखा था, क्या क्वेश्चन था वो, कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसके लिए आइडियल स्ट्रक्चर है, दिस इज अ आइडियल स्ट्रक्चर फॉर द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसने दिया है, FW टेलर ने दिया है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर काफ़ी सारे लिंक आप लोगों को गिवन होंगे। आप हमारे अलग अलग इंस्टाग्राम, ट्विटर, मीडियम, पिन, इंटरेस्ट, इन सभी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेंगी और हम काफ़ी सारा काम भी अच्छे अच्छे से करेंगे। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो।